हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 34 है। इससे पहले 33 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इससे पहले की क्लास में हम लोग 1 से 16 नंबर तक के क्वेश्चंस को किया था, और ये जो टॉपिक है ये शिक्षण अभिरुचि से एमसीक्यूज़ को लिया गया है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आज हम लोग 17 नंबर से कंटिन्यू इसको करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक प्रभावी शिक्षक वह है, एक इफ़ेक्टिव टीचर कौन होता है? कक्षा पर नियंत्रण रखता है, जो क्लासरूम को कंट्रोल करता हो। ऑप्शन बी है कम समय में ज़्यादा सूचनाएं देता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है। और ऑप्शन डी है गृह कार्य को सावधानीपूर्वक जांचता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, जो कि है विद्यार्थियों को अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर लर्निंग होता है, ठीक है। लर्निंग यानी कि सीखना। स्टूडेंट्स को सीखने के लिए प्रेरित यानी कि मोटिवेट करता है। एक इफ़ेक्टिव टीचर वही कहलाता है जो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। ऐसे में क्या होते हैं, बच्चे के अंदर जो है वो जिज्ञासा होती है सीखने की, तो ये एक प्रभावी शिक्षक का गुण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिए, शीघ्रता से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु छात्रों में चिंता। ऑप्शन बी है अपना काम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति। देखिए प्रोत्साहन का बात किया गया है, तो यहाँ पर हतोत्साहित नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हम लोग कट कर देंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन विद्यार्थियों के मध्य अंतःवैयक्तिक संवाद। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को जब प्रश्न पूछे तो उन्हें दंड देना, दंड कहीं भी दिखे उसे काट देना है। अब बचा हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। इसी तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को लगाते हुए करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। तो शीघ्रता से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने है तो छात्रों में चिंता, हम चिंता उनको बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन सी, जो कि है विद्यार्थियों के मध्य अंतःवैयक्तिक संवाद होना चाहिए। और इस चीज़ में शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और अप्रिसिएट भी करना चाहिए, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 है, अभिवृत्ति परीक्षण के आधार पर किसी व्यवसाय में सफलता की तुलना से डेस यहाँ पर है खाली स्थान की भविष्यवाणी करना आसान होता है। अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड परीक्षण के आधार पर किसी व्यवसाय में सफलता की तुलना में असफलता की भविष्यवाणी करना आसान होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, असफलता। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक जो विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करता है। ऑप्शन ए देखिए विद्यार्थियों के व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में तुलना करता है। ऑप्शन सी है किसी नियम से बंधकर नहीं चलता है। ऑप्शन डी है बच्चों से प्रभावी तरीके से नहीं निपटता है। ऑप्शन डी तो ऐसे हम लोग एलिमिनेट करके निकाल देंगे। अब बचा है ऑप्शन ए बी सी, तो किसी नियम से बंधकर नहीं चलता है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि विद्यार्थियों के व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों के व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करके वो क्या करता है, सॉल्यूशन निकालता है, ठीक है। जो भी समस्याएं होती है उनकी सॉल्यूशन वो निकालता है उसको अध्ययन करके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से क्या कक्षा शिक्षण में उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए है निर्देश, संवाद, प्रदर्शन और प्रयोग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है प्रदर्शन।
प्रदर्शन विधि में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वे टॉपिक में जो भी क्रियाएं दी होती है, फंक्शंस करने के लिए दिए होते हैं, वो स्टूडेंट्स के सामने करके दिखाता है और बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसको वो एक्सप्लेन भी करता है, स्पष्ट भी करता है। ठीक है, यही प्रदर्शन विधि में होता है। और इससे क्या होता है कि बच्चों के सामने ये प्रोसेस हो रही है तो बच्चे देखते हैं और उन्हें बिना प्रयोग के उनको लगता है कि जो है ये वास्तविक ज्ञान, जो रियल नॉलेज उनको प्राप्त हो रही है। वो बस टीचर करते हैं, करके उनके सामने में दिखाते हैं और बच्चों को लगता है कि हम जो है रियल ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन विधि की पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो जो टीचिंग प्रोसेस होता है इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, तो ऑप्शन ए जो कि है विद्यार्थी होता है। वैसे तो 3 चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं, एक है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है सिलेबस। ये तीनों जब साथ होते हैं तभी टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सफल शिक्षक का गुण है। ऑप्शन ए है समय से विद्यालय जाना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के विकास के प्रति सजग रहना, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य एवं प्रसन्नचित्त दिखना और ऑप्शन डी है उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हमें चूज करना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो विद्यार्थियों के विकास के प्रति सजग रहना है। एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के प्रति उन्हें क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए हमेशा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होगा यदि एक शिक्षक, टीचिंग जो है वो मोर इफ़ेक्टिव हो सकता है यदि टीचर विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करता है, यह विषय का ज्ञाता हो, विभिन्न निर्देशात्मक तकनीकों का प्रयोग करता हो, अपने उद्देश्य को आरंभ में ही स्पष्ट कर देता हो। देखिए यहाँ पर सभी लग रहे हैं कि करेक्ट हो सकता है। देखिए विषय का तो ज्ञाता होना ही चाहिए और साथ में विभिन्न, ये सब हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सुइटेबल है ऑप्शन ए जो कि है विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करना, इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। एक शिक्षण में अगर विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जागृत कर रहे हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि। जो प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड है ना, ये स्टूडेंट्स को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। ऑप्शन ए है इसमें विद्यार्थी का निजी अनुभव उसके ज्ञान का आधार बनता है। ऑप्शन बी है इससे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण होता है। ऑप्शन सी है इससे विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य बेहतर संबंध स्थापित होते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है इसमें विद्यार्थी का निजी अनुभव उसके ज्ञान का आधार बनता है। ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था, कल की क्लास अगर लगाए हैं तो आपको ये रिपीटेड लग रहा होगा, यहाँ पर प्रैक्टिस हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान तुलनात्मक उदाहरण देने से विद्यार्थी, जब हम कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, ज़्यादा आसानी से समझते हैं या फिर खुश नहीं होते हैं। हम उन्हें कंपेयर करके एग्जाम्पल क्यों देते हैं, ताकि वो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसलिए ही हम कंपेयर करके टीचिंग के दौरान, शिक्षण के दौरान उन्हें हम एग्जाम्पल देते हैं। 27 देखिए, परिचर्चा विधि शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। ऑप्शन ए है चर्चा का विषय छात्रों को पहले से बता दिया जाए। ऑप्शन बी है छात्रों में मनोरंजन के साधनों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी है चर्चा का विषय विद्यार्थियों को उसी समय बताया जाए और ऑप्शन डी है चर्चा में विद्यालय के
चर्चा में विद्यालय के प्रधानाचार्य भी भाग ले। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि परिचर्चा विधि शिक्षण क्या है। ये जो है डिस्कशन मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में, और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी एक टॉपिक को लेकर के एक मुद्दा रखा जाता है, ठीक है। तो उसी पर डिस्कस करना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, परिचर्चा विधि। और परिचर्चा विधि ये औपचारिक यानी कि फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अगर ये डिस्कशन मेथड अगर फॉर्मल होगी, डिस्कशन मेथड अगर यहाँ पर देखिए, ये जो परिचर्चा विधि शिक्षण है ये अगर फॉर्मल होगी, तो फॉर्मल होने से क्या होता है कि जो टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं वो पहले ही बता दिया जाता है कि ये टॉपिक है, इस पर हमें डिस्कस करनी है। और ये देखिए इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल में पहले से ही निर्धारित नहीं होता है जो भी आप टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो परिचर्चा विधि समझ में आ गया है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक फॉर्मल होता है जिसमें पहले से बच्चे को टॉपिक बता दिया जाता है जिस बारे में डिस्कशन होने वाली है, और इनफॉर्मल में वो रेंडमली कोई भी टॉपिक को उठा करके उसमें डिस्कस एक दूसरे से करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए। परिचर्चा विधि शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, मोर इफेक्टिव हो सकती है। क्यों? चर्चा का विषय जो है छात्रों को पहले से बता दिया जाए। आप उस टॉपिक को स्टूडेंट्स को बता देंगे पहले से, तो वो थोड़ा प्रिपेयर करके भी आएंगे, जिससे कि वो और भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है भूमिका निर्वहन, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेशन और प्रदर्शन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है सूक्ष्म शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जो टीचिंग के लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। सबसे पहले ये स्मृति स्तर होता क्या है? हिंदी शब्द को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ईजिली समझ में आ जाता है। तो स्मृति स्तर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। और बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, यू है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल, और चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ये 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। तो यहाँ पर बोल रहा है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम बताना है, ऑर्डर में बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि है ये मेमोरी लेवल होगा, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा और ये रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। इसके भी पॉइंट्स मैं आपको कल थोड़ा बहुत डिस्कस की थी। मेमोरी लेवल में क्या होता है, बच्चे को रटने पर फोकस किया जाता है और ये जो है टीचर सेंटर्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट और टीचर ये दोनों का ही रोल इम्पॉर्टेंट होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स खुद से सर्च करते हैं और जो टीचर होते हैं वो बस स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो इस तरह से जो है ये शिक्षण के विभिन्न स्तरों का ये आप सही क्रम मान सकते हैं और यही सही क्रम है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑर्डर वाइज। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, विषयों का विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखें और विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो। तो ये चारों ही हमें यहाँ पर करेक्ट लग रहे हैं। तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। देखिए, एक टीचर जो है वो उस जो भी विषय को वो पढ़ाना चाहता है उसका क्या होना चाहिए, ज्ञाता तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। विषय पढ़ाने में काफ़ी अनुभव, हाँ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए उन्हें, लेकिन शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का ध्यान में रखना चाहिए। आप कभी भी पढ़ाने कहीं भी जा रहे हैं तो आप क्लासरूम में बच्चे जो हैं उनको कितना नॉलेज है पहले से, इस चीज़ को जांचना, इवैल्यूएशन करना बहुत
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, पहले से उनके ज्ञान को अगर आप जान रहे हैं तो उस लेवल पर आप उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कोई भी चीज़, ठीक है, सीखने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है आविष्कार विधि, ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि और ऑप्शन डी है समस्या समाधान विधि। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हम लोग पहले के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर ही लिए थे कि प्रदर्शन विधि क्यों इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ये मैं आपको PDF दे दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसको क्लास के बाद एनालिसिस ज़रूर से एक बार कीजिएगा, ठीक है।